बच्चे होते हैं वो इमेज को सस्टेन नहीं कर पाते, रोक नहीं पाता है हमारा माइंड, और जब वो रोक नहीं पाता है तो हमारी जो मेमोरी होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती। तो एक तो वो एक कॉज है ही। दूसरा है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन के साथ सीनियर सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता है। जब वो वर्क नहीं करता है तो बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ को समझने जानने की जो कैपेसिटी है होती है, पर उस लेवल पे नहीं होती जैसा कि एक नॉर्मल लोगों में होता है। तो अब दो कंडीशंस यहाँ पे मैंने बताई, या तो आप उसको मेंटली रिटार्डेड समझें या मेंटली चैलेंज्ड समझें। तो रिटार्डेड वर्ड अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रिटार्डेड कहीं से नहीं है। वी आर रिटार्डेड टू अंडरस्टैंड देम। हम उनके माइंड को समझ नहीं पाए हैं, हम तो उतना ही समझ पाए। आर ओनली 3% माइंड वर्क्स। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो माइंड है केवल 3% ही तो काम करता है, बाकी 97% तो हम उस माइंड तक कभी पहुँच ही नहीं पाए। तो जो ये ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं उनका माइंड जो है वो समथिंग डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है, तभी वो सस्टेन कर रहे हैं, जीवित हैं, और वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, पर वो अपनी समझ से कर रहे हैं। हम उस समझ तक नहीं पहुंच पाए, तो हम उनको सीख हमेशा मेंटली चैलेंज समझते हैं। हमारे लिए वो चैलेंज है, हमारे लिए चैलेंज है, वो तो कर ही रहे हैं जो करना है। तो लेकिन हमें उनको एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है कि वो हम जैसे माइंड के साथ भी नॉर्मली वैसे ही क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि वो सेपरेट अलग है, एक अलग टाइप चीज़ है। तो यहाँ भी जैसे हमने बताया कि हिप्पोकैम्पस को कैसे हम इम्प्रूव करें, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज होगी, कैसे आप वर्कआउट कराइए कि वो उनका इम्प्रूव हो और वो स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्टिविटी में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर पाए। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे एक करंट जैसी या एक इंसाइट है कि जब भी हम कोई फंक्शनिंग देते हैं, जैसे आप यहाँ पे सेंसरी देते हैं, कोई वर्कआउट देते हैं, जब हम उनको बोलते भी हैं कोई चीज़ तो वो सुन रहे होते हैं, वो बिहेव नहीं कर रहे होते। मीन्स एडेप्टिव बिहेवियर की जब बात आती है कि वो हमारे बिहेवियर को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो समझ सब कुछ रहे होते हैं। तो हमें उनके उस स्पार्क तक पहुँचना है कि वो हमारी बात को कैसे सुन रहे हैं। ये आपको स्टडी करना होगा कि वो हम क्या बोलें कि वो हमारी बात को ऑब्जर्व कर सके। तो इसके लिए आपको ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे वर्ड्स और ऐसे एग्जाम्पल्स उनके सामने रखने होंगे जहाँ पर वो आपसे मोटिवेट हो सकें। और जब हम मोटिवेट होते हैं तो यही हिप्पोकैम्पस ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जो प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देता है। जब भी ये हिप्पोकैम्पस ऐसे हार्मोन सिक्रीट करता है जहाँ पर प्लेजर और हैप्पीनेस फील होता है, तो हमारी लर्निंग फास्ट हो जाती है। तो इस लर्निंग को फास्ट करने के लिए हमें उन बच्चों को एनालिसिस करना होगा कि कौन सा बच्चा किस चीज़ पर रिएक्ट कर रहा है। ये इंडिविजुअलिज्म है, एक इंडिविजुअल सेंस है कि हर बच्चा एक अलग तरीके से बिहेव करेगा और हर बच्चा यूनिक होता है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, चूंकि वो हमारी बातें सबकी एक जैसी सुन रहे हैं तो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये हर एक व्यक्ति का माइंड एक डिफरेंट सिचुएशन में है, इसलिए हमें डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट एग्जाम्पल और डिफरेंट वेज लेना होगा एक एक इंडिविजुअल के लिए। यानी ये इंडिविजुअल फंक्शनिंग है, आपको इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति पे काम करना है। ग्रुप में आप किसी पर भी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि एक बच्चे के ऊपर ऐसा इफेक्ट हुआ था तो बाकी सब पर भी होगा, ये जनरलाइज आप इसमें नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में डिफरेंस है। पैरा ओलंपिक्स हम हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं उनके लिए करते हैं, जबकि स्पेशल, हम आज स्पेशल ओलंपिक की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो स्पेशल ओलंपिक में हम ऐसे बच्चों को लेकर चलते हैं जो इंटेलेक्चुअली जो है वो जो थोड़ा माइंड ज़्यादा एक्टिव है, उनका हाइपर एक्टिव है या लोअर एक्टिव है, उन बच्चों को हम इसमें एक्सेप्ट करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए, स्पेशल गेम्स के लिए। तो ये होगा स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स, पर्टिकुलर जो इसका नाम है। और ये सर पढ़ाइएगा थोड़ा सा। अब इसमें आया था कि रोल ऑफ फैमिली और टीचर्स, तो दोनों ही आप लोग तो डील ही कर रहे हैं ऐसे बच्चों को, और आपने देखा होगा कि ऐसे जहाँ पे बच्चे होते हैं यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे नॉर्मल टीचर भी हैं हमारे कैंट बोर्ड के 9 स्कूल से हैं जिसमें प्रेरणा भी है। तो उनको भी कैसे स्पेसिफाई करना है स्पेशल बच्चों को जो वीक हैं, तो वो भी थोड़ा सा बीच में बता दीजिए। जैसा कि यहाँ पे सारे बच्चे, सारे टीचर्स हैं जो नॉर्मल बच्चों के साथ ट्रीट करते
कभी भी ऐसे बच्चों के साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है कि उसने सीख लिया तुम नहीं सीख पाया, तुम भी तो वैसे ही हो, तुम्हारे भी तो हाथ पैर पाँव और मस्तिष्क है, माइंड है, तुम क्यों नहीं बिहेव कर रहे हो ऐसा। तो ऐसा नहीं होता है, हर बच्चा एक अलग तरीके से मैंने बताया कि रिएक्ट करता है। तो आप जब नॉर्मल बच्चों को भी जब ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे ये आपका ट्रीटमेंट जो है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, या उनको आप डिवाइड कर लीजिए कि जिन बच्चों की लर्निंग फास्ट होती है उनको एक सेक्शन में बना लीजिए, जिनकी थोड़ी हाइपर एक्टिव है लेकिन समझते नहीं हैं। बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव, आपको लगेगा क्लास में सबसे इतना शरारती बच्चा ये है, लेकिन सिखाने चलो तो सीखता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं सही। डायरेक्शन उसको आपको देना होगा एक अलग तरीके से, उसका जो वे ऑफ टीचिंग होगा आपका वो डिफरेंट होगा। और डिफरेंस में क्या होगा, आपको उस बच्चे को स्टडी करना है, रीड आउट करना है। जैसे कि किसी का पेट खराब होता है तो उसको कहा जाता है कि आप 3 दिन अपनी डाइट को फॉलो करिए। 3 दिन में आप खुद अपने बॉडी के सिम्टम्स को समझिए और उसके बाद आप अपने डाइट को चेंज करिए, देखिए आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर है, हमें किसी भी चीज़ को समझना ही तो है, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाएंगे। तो चाहे नॉर्मल हो, चाहे यहाँ पे मेंटली चैलेंज बच्चे हों, मेंटली चैलेंज बच्चों में भी कैटेगरीज होती हैं। कोई किसी का IQ लेवल नॉर्मल से थोड़ा ही कम होता है, किसी का IQ लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो आपको ये समझना होगा कि किस IQ लेवल के बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी एक्टिविटीज़ या सिस्टम्स को क्रिएट करेंगे, उस माहौल को, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल फैमिली की आती है, जहाँ पे मैं बता रही थी कि आपने जब ऐसे बच्चों को डील करिए, चाहे नॉर्मल भी बच्चों को डील करिए, जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। नॉर्मल को भी हमने डील किया है और मैंने ऐसे स्कूल में भी काम किया स्पोर्ट्स को लेकर। तो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करें, वो पढ़ लेंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं बना पाएंगे। कारण है ना, डॉक्टर इंजीनियर AC के रूप में बैठ के लाइट में अच्छी सफिशिएंट सारी फैसिलिटीज़ के साथ, वहीं चाय और कॉफी आ रहा होगा, उसे केवल डील करना है। इवन एक IAS ऑफिसर बनना एक स्पोर्ट्समैन से कहीं ज़्यादा आसान है। आप IAS बन सकते हैं, आपको मैं 50 किताबें दे दूँ, आप मगिंग अप कर लीजिए और जाके उसको वोमिट कराइए एग्जाम में, यू विल गेट अ मैक्सिमम मार्क्स एंड यू विल क्लियर योर IAS एग्जाम्स। पर स्पोर्ट्समैन बनना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्यों? क्योंकि उसमें आपको तपती धूप में भी दौड़ना है, आपको भयंकर ठंड में भी जाके खेलना है, आप थक गए हैं उसके बाद भी आपको करना है, आपको करते रहना है, आपको करते रहना है। आपकी अडेप्टेबिलिटी तभी आएगी, आपके अंदर अडेप्टेशन, स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी तभी आएगी जब आप आउट ऑफ द बॉक्स पहुंच जाएंगे। आपके स्टैमिना की लिमिट को क्रॉस करके जब आप एक्सेस में वर्क करेंगे तब आप स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ये तो सभी जानते हैं, सभी स्पोर्ट्स के भी हैं, नॉन स्पोर्ट्स में भी हैं। अगर आप लर्निंग की भी बात करें तो लर्निंग में भी आप जब 10 पन्ने पढ़ते हैं तब आपको 2 पन्नों की चीज़ें आप समझ पाते हैं, गेन कर पाते हैं। या लिखने को कहा जाए तो आप वही डिट्टो अपने मन से तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उस 10 पन्नों में लिखी हुई चीज़ को अगर एक्सप्रेस करने को कहा जाए डिट्टो, तो आप कहीं 2 ही पन्ने कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है उसको गेन करने की भी एक क्षमता है। तो यहाँ पर इसके बाद अगर बात करूँ तो फैमिली का आपको सपोर्ट लेना होगा। फैमिली का सपोर्ट आप कैसे लेंगे? जब आप उनको थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स देंगे। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा आगे ना बढ़े, ये तो सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे एग्जाम्पल्स पुट करने पड़ेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर क्रिएट नहीं कर सकते तो आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए सोसाइटी से, ऐसे एग्जाम्पल लीजिए अपने आसपास से जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है और उसको दिखाते हुए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता में, रियलिटी में जो चीज़ दिखा के आप काम ले सकते हैं वो केवल स्वप्न में दिखा के या इमेज क्रिएट करके आप नहीं ले सकते। अगर आपका स्कूल 3 साल से एक अवार्ड जीत रहा है तो प्रेरणा स्कूल कानपुर में सबसे टॉप पे है, कोई और स्कूल नहीं है इस तरीके के बच्चों का। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट किया है। अब जब आप लोगों के पास उस चीज़ को लेकर जाएंगे तो एक नॉर्मल स्कूल का, नॉर्मल स्कूल मीन्स इसी कैटेगरी के स्कूल का, और एक प्रेरणा स्कूल का जब कंपैरिजन करेंगे तो आप प्रेरणा स्कूल को बेहतर होंगे। तो कोई भी पेरेंट्स जब अपने बच्चों के लिए, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे अचीवमेंट की बात हो, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है उनके आगे। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेगा, चाहे नॉर्मल स्कूल में एक स्पोर्ट्स का बच्चा नहीं है लेकिन वो एडमिशन ले रहा है पर वो क्रेजी है स्पोर्ट्स के लिए, तो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कि मैं इस बच्चे को कर सकता हूँ, आप अपना सपोर्ट कीजिए।
दीजिए, तो मैं कर सकता हूँ, उसे ऐसा दे सकता हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा उस फैमिली को, तब वो फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। फिर बात करते हैं हम स्पेशल ओलंपिक में स्पेशल वर्ल्ड गेम्स की, जिसका कि लोगो ही बनाया गया है, हमारे ऐसे बच्चों की कॉन्ट्रीब्यूशन लोगो बनाया गया है, इस लोगो को दिखाया। मैं यहाँ पे ये 3 मैंने ऐसे लिए हैं कि अबू धाबी में जो कॉम्पिटिशन हुए थे अभी और 2012 में जो इसके ओलंपिक्स हुए थे, चाहे तब का देख लीजिए चाहे अबू धाबी का देख लीजिए, कितना ग्रांड सेलिब्रेशन है। ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि ये जो ओलंपिक्स नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उनसे कहीं भिन्न है। जितना वहां पे एक्सपेंडिचर किया गया उतना ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ऐसे बच्चों के लिए जो कहीं से ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे बच्चे चैलेंज्ड हैं तो उनके लिए तो कुछ नहीं सोसाइटी ने या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है, लेकिन हमें मालूम है कि वो क्या दे रही है, क्या सारी फैसिलिटीज हैं। आपको इंटरनेशनल जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। आपको जो आपको रिक्वायरमेंट उनको भेजनी पड़ेगी, आपको उनको बताना पड़ेगा कि मेरा बच्चा ये परफॉर्म कर रहा है। अगर उसका 100 मीटर में आपने टाइमिंग अच्छा कर दिया है जो वहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप उसका रिकॉर्ड लेंगे, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, उसका टाइमिंग लेंगे और टाइम लेके एक प्रोजेक्ट बना के उनको जमा करेंगे, देंगे एसोसिएशन को। चाहे यहाँ से जैसे आप छोटे लेवल से अगर शुरू करें तो यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक जो है ओलंपिक को ही देंगे, तो वो भी स्पेशल ओलंपिक से जुड़े हुए होते हैं, वो उनको वहाँ पे प्रोजेक्ट देंगे और ऐसे ही हायर वहाँ पे पहुँचेगा और आपका प्रोजेक्ट आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। उसका फॉर्मेट भी है, फॉर्म भी है जो मैं यहाँ पे अपलोड करके लाई हूँ। अगर किसी को भी चाहिए वो मुझसे फॉर्मेट ले सकता है। उस फॉर्मेट को फिल करना है, 2 फॉर्मेट है, एक कोच का फॉर्मेट है और एक स्टूडेंट का फॉर्मेट है। आपको भर्ती केवल खींचना है, उनको लगेगा वो आपको बुलाएंगे उस बच्चे के साथ, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है इस कंपटीशन के लिए, वो पूरी सहायता देते हैं। उसके बाद तो आपको ऐसी सहायता मिलेगी कि क्या इंटरनेशनल प्लेयर और क्या लोकल प्लेयर आपका, सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको उनको वो दिखाना, वो परफॉर्मेंस तो पहली बार देनी पड़ेगी। सेम ऐसे नॉर्मल के साथ होता है कि नॉर्मल में अगर आपको लगता है कि हम इस बच्चे के ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग बनाइए, ऐसी मॉडिफाइड चीज़ें बनाइए जिससे एक भी बच्चा अगर आपका निकल गया तो आप बहुत गजब के कोच हो जाएंगे। हम तो अगर कोच हैं तो हमें तो अपने स्टूडेंट में ही तो परफॉर्मेंस देनी है, तो हमें ऐसा टैलेंट आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि किस बच्चे में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस बच्चे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके साथ और एक और आगे बढ़ा इसी के मैंने स्पेशल ओलंपिक में जीते हुए बच्चों के लिए थे कि आप मोटिवेट करिए इस तरीके के सीन दिखा के, इस तरह के वर्कशॉप करा के। और इंडिया में कैसे, इंडिया में देखिए ये एक टीम थी जिसने टीडी में 3 बार से ये चैंपियनशिप उठा रही है लड़की बच्ची। उसके अलावा हैंडबॉल में हमारा गोल्ड मेडल आता है हर बार। हैंडबॉल के तो सर ही हैं हमारे सर, रजत सर हैंडबॉल के ही हैं यहाँ पे। और आप स्पेशल ओलंपिक में देखिए कि हमारी हैंडबॉल की टीम गोल्ड मेडल उठाती है। तो इट मीन्स कि अगर हम अपने बच्चों को, जो हमारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर नॉर्मल बच्चों के साथ खिलाएं, उनके साथ वर्कआउट कराएं, तो क्या हमारे बच्चे जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब उनका भी मेंटल स्टेटस ऐसा है, हमारे बच्चों का भी मेंटल स्टेटस ऐसा है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टीचिंग ऐसी नहीं है। टीचिंग लर्निंग और टीचिंग लर्निंग सिचुएशन 3 चीज सक्सेस करती हैं। टीचिंग मीन्स आप टीचर हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कैसे हैं, आप कहाँ से नई नई चीज़ों को खोज के अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये टीचर की जिम्मेदारी है। वो तो एक घड़ा है, उस घड़े को मिट्टी है, मिट्टी को आकार देना आपका काम है। तो मीन्स सबसे प्राइम ड्यूटी एक टीचर की बनती है कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा है। सेकेंड नंबर लर्निंग, कि बच्चे को आप ही को समझना पड़ेगा कि ये बच्चे की लर्निंग कैसी है, वो कितनी फास्ट कर रहा है, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी है भी कि नहीं है। वो अनरियलिस्टिक टास्क तो आप नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसा टास्क तो नहीं ले रहे हैं जो अनअचीवेबल है। आपने सोचा सीधे हम ओलंपिक में ही पार्टिसिपेट करेंगे, आपका एम होना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहले स्लो स्टेप बाय स्टेप हमें उससे छोटे कंपटीशन, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना है। ये हमने पिछली बार जो आज हमारे 19 में हुए थे उसमें देखिए 49, 63 और 75 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता। कितना बड़ा अचीवमेंट है। मतलब ओलंपिक्स में तो कितने लाते हैं, गिने चुने उंगलियों में गिन लेते, 4 5 3 4। इंडिया पहले नंबर पे था मेरा, और इंडिया वाज द फर्स्ट। इतने मेडल्स के साथ स्पेशल ओलंपिक में इंडिया का पहली रैंक।
हुए उन पे करना है और उन बच्चों को अपने यहाँ पार्टिसिपेट कराना है। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, विनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपके यहाँ से 5 से 7 बच्चे जाएंगे, जब जाएंगे पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो जीतेंगे, जब जाएंगे ही नहीं तो जीतने की उम्मीद ही नहीं है। तो आपका काम है सिर्फ भेजना, जितवाना नहीं। आप भेजने के लिए काम करिए, जीत तो वो अपने आप जाएंगे। तो उनका आगे सर बढ़ा दीजिए प्लीज। क्या बना रहा है, तो कैसे बना रहा है? तो टीचिंग का जो टास्क है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो आप बीइंग एज टीचर्स, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आने वाले स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट को विदाउट राइवलिंग, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर टीचर्स क्या कहते हैं, ये बच्चा उनका उसका फेवरेट है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं दूंगा। नॉर्मल स्कूल के द्वारा यहाँ तक तो नहीं होगा सर। नॉर्मल स्कूल के भी टीचर से तो मैं कहीं, अच्छा तुम उस कोच के अंदर में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है तुम करो, तुमको बताएंगे। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड। आप अपने अंदर ऐसी क्षमता लाइए कि वो स्टूडेंट, वो प्लेयर सोचे, वो स्टूडेंट कहे कि काश ये टीचर मुझे पढ़ाती है, काश। तो वो इमेज बनाना, वो पर्सनालिटी बनाना हमारा और आपका भी शुरू हुए थे। तो ये सारा टास्क करते हुए जब आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करने में आप इन चीज़ों को बहुत अच्छा करेंगे कि उनका अपने लाइफ के प्रति जो आउटलुक है वो बदल जाता है। जो ये ऐसे स्पेशल चैलेंज बच्चे हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के कुछ भी नहीं क्लासेस कराइए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चों को डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं होती है, उनका बल्कि डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल हमारे लेवल से कहीं ज़्यादा होता है। वो आपको फील नहीं होता, लेकिन वो देखा जाए तो उनका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल बहुत चरम पे होता है। अगर वो गुस्सा करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम गुस्सा होता है, अगर वो नाराज़ हो गए तो कहीं वो दिनों दिन नाराज़ ही बैठे रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा, पर वो अपने मन में उस चीज़ को रख देते हैं। तो जब ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसा बिहेव वो करते हैं, तो आप जब स्पोर्ट्स में डालिएगा तो स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ कैथारसिस थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, जहाँ पे हम अपने इमोशंस के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में डाला जाता है तो वो अपने जो इमोशंस हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, उसको भूल जाते हैं और पूरा उसी में मर्ज हो जाते हैं, उसी में इंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो एक्टिवली वर्क करने लगता है। जब एक्टिवली वर्क करता है तो स्पोर्ट्स एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चांसेस मिलती हैं कि उनको डिसीजन लेना होता है। मैं पास दूँ कि मैं बास्केट में डालूँ, मैं ड्रिबल करता रहूँ या मैं किसी को दे दूँ। तो वो जो कॉग्निशन होता है माइंड का और आपके एक्शन का, तो जो ये कोऑर्डिनेशन है, ये स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बच्चे को। चाहे नॉर्मल भी आपके यहाँ, आप जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे मोटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जो लोग बच्चे होते हैं, आप देखिए कि बहुत शुरू में ही बच्चों को बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, स्केलेटन संबंधी डिफॉर्मिटी। किसी का बो लेग है, किसी का नॉकनी हो रहा है, किसी के फ्लैट फुट है, किसी का काइफोसिस हो रहा है। स्पेशली लड़कियों में देखिए कितना काइफोसिस हो जाता है जब वो एडोलेसेंस की तरफ आ रही होती है, जब उनका ग्रोइंग होता है। और ग्रोइंग स्टेज में क्या होते हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो शाइनेस आती है और वो अपने आप को झुका के चलने लगती है। और जब झुका के चलती है तो आप प्रेयर वगैरह में देखिए, जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनका ये चीज़ झुका होता है। तो आपको उनके अंदर जब वो स्पोर्ट्स करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है, वो शाइनेस को छोड़ते हैं। तो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, सबके साथ जब खेलते हैं तो आप खुद फील करेंगे कि स्पोर्ट्स की लड़कियां और लड़के, नॉर्मल लड़के और लड़कियों से कॉन्फिडेंस उनका बहुत ऊंचा होगा, बहुत हाई होगा। वो किसी से कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं, वो कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, मोर कॉन्फिडेंट। तो जब नॉर्मल बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं तो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे क्यों नहीं होंगे? ब्रेन तो वही है उनका, तो उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराएंगे, तो उनका एक दूसरे के साथ, सोसाइटी के साथ जो सोशलाइजेशन है, उनका जो सोसाइटी के साथ जो एडजस्टमेंट है और उनका जो ब्रेन का वर्किंग है, कोऑर्डिनेशन है, जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कहता है, जिसमें आईज, हाथों का काम और माइंड का फंक्शन, ये एक साथ रोल प्ले करता है। वहाँ पर उनको डिसीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है और उनका माइंड नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की ओर अग्रसर धीरे धीरे हो जाता है। इसके साथ इंक्रीज सेल्फ एस्टीम, जब उनका ये सब चीज़ें अच्छी इंप्रूव होती है तो नेचुरल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो किसी भी जगह पे, सेक्टर पे भी वो काम करने के लिए हिचकते नहीं। ऐसे पेरेंट्स डरते हैं कि हम अपने बच्चे को अकेले नहीं भेजेंगे, काम करने के लिए नहीं भेजेंगे, लेकिन ऐसे स्कूल्स में जब वो अलग से परफॉर्म करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और कहीं पर भी जब वो जॉब करने जाते हैं तो निडरता के साथ वो फिर जॉब करना
3 ग्रुप थे, एरोबिक्स का था, आसन का था और केवल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल उन्हीं में से नॉर्मल बच्चों का, उनके बीच में डिफरेंस देखा था कि कौन सी एक्टिविटीज ज़्यादा बच्चों के अंदर इन्फ्लुएंसिव हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ का इम्प्रूवमेंट करती है फिजिकल फिटनेस के। तो हमने देखा कि जो एरोबिक्स वाले बच्चे थे और योगा वाले बच्चे थे, दोनों ही बच्चों ने जो डे 1 जो मैंने एक्सरसाइज योगा कराई थी, वो आखिरी दिन में उनको वही सीक्वेंस याद था। मुझे नहीं याद था कि मैंने पहले और दूसरे और तीसरे दिन क्या कराया था। और वहाँ पे एक बच्चे जिससे से भी पूछो, वो पहली आसन से लेके आखिरी आसन को उसी सीक्वेंस में करते थे जिस सीक्वेंस में मैंने सिखाया। कितनी बड़ी बात है। और हम सोचते हैं कि उनका वो मेंटली चैलेंज है। मेंटली चैलेंज तो हम थे, मेंटली रिटार्डेड तो हम थे, जो मुझे नहीं आता कि पहले दूसरे तीसरे दिन मैंने क्या कराया था। और उन बच्चों को पूरा सीक्वेंस याद था। फिर 1.5 साल बाद मेरा एक कहीं पे कॉर्नर में जाते वक्त कैंट की तरफ जाते वक्त मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गई। वहीं से बच्चे गुजर रहे उसी बस में, वो पीछे झाँक रहे थे। उन्होंने मुझे देखा कि मैम गिरी हुई है और वो हाथ शेक करने लगे। तो मैंने कहा ये बच्चे मुझे ऐसे देख के हंस रहे हैं, शेक क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने देखा अरे ये तो वो बच्चे जिनको मैंने योगा और एरोबिक्स सिखाया था, ये मुझे पहचान गए इसलिए मुझे वो कर रहे हैं। फिर आगे जाके बस रुकी, उनमें से किसी बच्चे ने किसी ने जो भी कहा रेट किया, बस रुकी, उन्होंने आके मुझे उठाया। तो कहाँ से वो बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं भाई? वो बच्चे तो कितने टैलेंटेड है जो 1.5 साल बाद मुझे भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और शुरू से लेके अंतिम तक की सारी चीजें। इट मीन्स ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमें ये सिखाते हैं कि इन बच्चों पे सिर्फ काम करने की जरूरत है सही तरीके से, ऐसा कि वो बच्चे आपसे इम्प्रेस हो और बच्चे वो करें जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और 100% वो करेंगे अगर आपके अंदर करवाने की क्षमता होगी तो। थैंक यू वेरी मच। अंधेरा बहुत है।